गुड मॉर्निंग। आज हम आपको योग एवं शारीरिक शिक्षा विषय के अंतर्गत लचीलेपन का विकास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, कल भी मैंने इस पर इसका अर्थ और इसकी विशेषताएं बताई थी। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, शरीर के अंदर, जोड़ों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होगी, आप खेल में, आप व्यायाम करने में अपनी बॉडी को उतने ही तरोताज़ा महसूस करेंगे। और दूसरी बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहने से ऊर्जा कम खर्च होती है। अब आप कहोगे साहब फ्लेक्सिबिलिटी से ऊर्जा का क्या लेना देना है? क्योंकि ऊर्जा का जो संचरण है, जो फ्लेक्सिबिलिटी जिनके अंदर ज़्यादा है, वो ऊर्जा उनके अंदर ज़्यादा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि वो सारे वर्क इतने एक्टिव होकर करते हैं कि उनको ऊर्जा, उनका ऑटोमेशन में ही उनको इतनी ऊर्जा स्टोर में रहती है उनके। आप देखो, जो वर्क नहीं करते हैं, जिनके जो झुक मुड़ नहीं सकते, जो अपने शरीर को अपने हिसाब से नहीं मोड़ सकते, वो अगर वर्क करेंगे तो उनको बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। नहीं आ जाते कई बार? हेल्दी लोग हैं या जिन्होंने कभी एक्सरसाइज, उनको पैदल चलवा दो, कितना थक जाएंगे। ऊर्जा खर्च होना मीन्स थकना। बैठ गए, थक गए, परिक्रमा लगवाओ गोवर्धन जी की, अरे साहब नहीं, रिक्शे में देंगे। और जो फ्लेक्सिबल होंगे वो कितनी ही दौड़ते दौड़ते, और वो यूं ही 4 घंटे और 5 घंटे में गोवर्धन जी की परिक्रमा दे देंगे। कहने का तात्पर्य, मैं परिक्रमा से तात्पर्य ये जोड़ रहा हूं कि वर्किंग कोई भी हो, उसमें ज्यादा एनर्जी रहती है जो फ्लेक्सिबल होते हैं। अब इसका विकास कैसे हो फ्लेक्सिबिलिटी का? देखिए, सुनो इसमें कि विभिन्न खेल क्रियाओं के कुशल संपादन के लिए, खेलने के में अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, कुशलता चाहिए, उसमें परफेक्शन चाहिए, एवं उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए, हाई क्वालिटी का अगर आपका प्रदर्शन हो और खेल क्रियाओं में कुशल संपादन हो, तो सभी जोड़ों में पर्याप्त मात्रा में लचीलेपन की आवश्यकता है। किसी एक अंग के लिए लचीलेपन का नहीं कहा है, पूरे शरीर का, के सभी अंगों का। अतः लचीलेपन के विकास व सुधार के लिए विभिन्न खिंचाव व्यायामों व विधियों का उपयोग में लाया जाता है। भाई, रिक्वायरमेंट तो क्यों है, आवश्यकता तो क्यों है? क्योंकि खेल प्रक्रिया में कुशलता आएगी तो लचीलेपन से आएगी। आप औरों में बेटर अपना प्रदर्शन करेंगे तो जितने आप फ्लेक्सिबल हैं, जितने लचीले हैं, उतने ही आपके लिए वो फायदेमंद होगी, जीत दिलाएगी। और जोड़ों के पर्याप्त मात्रा में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अब है विधियां, कि ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनसे हम हमारे लचीलेपन को डेवलप ज्यादा कर सकते हैं। पहला है लयबद्ध खिंचाव विधि। देखिए, लयबद्ध से तात्पर्य है कंटिन्यूएशन में, लयबद्धता कंटिन्यूएशन के लिए कहा गया है। तो इसको वैसे हमने ब्लास्टिंग स्ट्रेचिंग मेथड कहा है। स्ट्रेच मीन्स खिंचाव। पैंट आते हैं कई बार, देखा आजकल तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही जीन्स पहनते हैं, तो एक स्ट्रेच की जीन्स आती है जिसमें हेल्दी हो चाहे स्लिम हो, दोनों के एक जैसी जीन्स आ जाती है। इसका क्या रीजन है बताओ? क्योंकि उसमें स्ट्रेच होता है, एज ए खिंचाव। साधारण ने पहन ली तो उसमें खिंचाव नहीं होगा नॉर्मली, और जैसे हेल्दी ने पहन ली तो वो जो है स्ट्रेच, वो कपड़ा है वो बढ़ता चला जाता है, उसमें खिंचाव आ जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट का तरीका है जिसको हमने लयबद्ध खिंचाव कहा है। तो लयबद्ध खिंचाव के अंतर्गत जो व्यायाम है, इस तरह के व्यायाम जिनसे हमें फ्लेक्सिबिलिटी, खिंचाव मिले, और इनको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे लयबद्ध खिंचाव, लयबद्ध गति, बाउंसिंग, बॉबिंग, ये सब एक ही नाम है। और इस प्रकार की विधि में आइसोटोनिक
और डायनेमिक, काइनेटिक या तीव्र स्ट्रेचिंग आदि शब्दावलियों को लचीलेपन के विकास के साथ जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? आइसोटोनिक, डायनेमिक, काइनेटिक और तीव्र स्ट्रेचिंग। तीव्र मतलब तेजी से स्ट्रेच, खिंचाव। लयबद्ध स्ट्रेचिंग वार्म अप के दौरान, वार्म अप किसे कहते हैं? वार्म अप का मतलब होता है कोई भी आप गेम खेल रहे हैं, कोई भी व्यायाम कर रहे हैं, तो उससे पहले स्लो अवस्था में अपने आप को, अपनी मांसपेशियों को, नसों को धीरे धीरे करके मूवमेंट में लाना। वार्म अप का क्या मतलब आया? जैसे पाठ पढ़ाते समय प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं। प्रस्तावना प्रश्नों का यही मतलब होता है कि पाठ को पढ़ने के लिए बच्चे को उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना। ऐसे ही बॉडी को हैवी ड्यूटी व्यायाम करेंगे, खेल के लिए तैयार करेंगे, तो उससे पहले बॉडी को वार्म अप करते हैं, यानी स्लो स्तर पर उसके लिए एक माहौल तैयार करते हैं। जैसे कई बार एक साथ ही जोश में कर दिया तो बॉडी के अंदर पहले उसके अंदर सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ने दो, उसको मेंटली और फिजिकली रूप में इसके लिए तैयार होने दो कि हाँ भाई अब वार्म अप हो गए। बॉडी फिर अपने आप को क्या झुकने को, मुड़ने को, फ्लेक्सिबल होने को तैयार होती है। अगर आप बिना वार्म अप के, बताया जाता है कई बार, बड़े बड़े मैंने देखे हैं, चाहे वो जिम में हो चाहे अखाड़े में हो, जो पहलवान है या रिंग में कोई रेसलर ऐसा उतर रहा है तो उसको आपने देखा होगा, रस्सी पकड़ के वो कई बार उठता बैठता है, जबकि उसको उठने बैठने से कोई लेना नहीं। पैरों को कभी ऊपर करेगा, कभी इस बार को करेगा, कभी हाथ को करेगा। ये सब वार्म अप के हैं। कई बार अपनी जगह पर बहुत ज्यादा जॉगिंग करेगा। ये क्या है? ये सारे जो उसके द्वारा की हुई क्रियाविधि है वो वार्म अप की है, यानी अपने आप को इसके लिए तैयार करना कि हम अब से आगे और भी अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएंगे। तो स्ट्रेचिंग यानी लयबद्ध स्ट्रेचिंग जो है वो वार्म अप के दौरान और समूह में आसानी से की जाती है। एक समूह विशेष के लिए आसानी से करने वाले वार्म अप के दौरान ये की जाती है। जब आप वार्म अप कर रहे हैं तभी आप अपने आप को इस तरह से फ्लेक्सिबल तरह से, चाहे कमर को झुकाएं चाहे हाथों को करें। वार्म अप में तो साधारण सी होती है, लेकिन जितना हो सके आप वार्म अप के साथ साथ में ही उसको जितना हो सके अपने जोड़ों को, अपने शरीर को आप काम में लें। क्योंकि ये लयबद्ध जो स्ट्रेचिंग है और स्थिर स्ट्रेचिंग, दोनों में अंतर ये है कि लयबद्ध स्ट्रेचिंग में आदमी बिजी रहता, बोर नहीं होता। स्थिर स्ट्रेचिंग में तो क्या है, आदमी जैसे लेटा है तो बहुत देर तक लेटा ही पड़ा है, फिर उसको इधर साइड से करना है। इसमें कंटिन्यूएशन में आदमी अपने आप को स्ट्रेच करता रहता है वार्म अप के साथ साथ ही। इसमें थकान महसूस नहीं होती। थकान कब महसूस होती है? जब स्लो स्पीड में या बहुत देर तक आप पड़े हैं और आपने अपने फोल्ड अप कर रखे हैं बहुत देर तक। इसमें क्या थोड़ी देर के लिए फोल्ड करते हैं फिर मेन बस पे आ जाते हैं, तो ये लगातार आदमी को व्यस्त रखती है और इसमें थकान की अनुभूति कम लगती है। होती तो क्यों नहीं होगी, वही काम कोई कर रहे हैं तो थकान होगी, लेकिन महसूस नहीं होती क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में रहता है। आपको ये और मैं एक बात बता दूं प्रैक्टिकली कि जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं और उसके बीच में अगर हम ज्यादा स्तर पर रेस्ट कर लें तो फिर खड़े होने में दिक्कत आती है। आप परिक्रमा लगा रहे हो और एक बार बैठ जाओ ये सोच के कि यार थोड़ी देर आराम कर लें, तो फिर आपको 10 किलोमीटर के बाद में अगर आप ढंग से बैठ गए तो फिर दोबारा आपको उठने नहीं देगा आपका शरीर, क्योंकि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो सब इस तरह की हो जाएंगी, हमें पूरा रेस्ट आ गया। तो लगातार रनिंग में रहने पर, लगातार वर्किंग में रहने पर बॉडी तो क्या है पूरी तरह से थकान महसूस नहीं करती। थकान महसूस तब कर लेती है जब उसको रिलैक्स छोड़ दे, ठीक है अब तो आगे हमारे उसमें, तो दोबारा उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल रहता। तो
लयबद्ध स्ट्रेचिंग में गतिशील लचीलेपन का, गतिशील मीन्स कंटिन्यूशन में काम करते रहना, आदमी को वर्किंग में रहने का विकास होता है। कभी कभी इस विधि में स्ट्रेचिंग अधिक और झटके के साथ कर दिया जाता है। कई बार जोशो खरोश में झटके के साथ या अधिक कर दिया जाता है तो उसमें परेशानी क्रिएट हो जाती है। इन क्रियाओं को करने से पहले वार्म अप करना बहुत आवश्यक है। इस लयबद्ध स्ट्रेचिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अपनाने के बाद में, क्योंकि कई बार आप कमर को इतना झुकाते हैं और पीछे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं जमीन में, सीधे यूं जाके और जमीन पे, तो आपको एक साथ नहीं, पहले वार्म अप हो, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, यानी उतने उसमें मत, एक साथ ही मत पहुंचोगे। आपको जो पोजीशन लेनी है धीरे धीरे करके क्या है वार्म अप होते हुए और आप अपनी स्थिति पर आ जाओ। इसमें एक ये है कि जोड़ों में अधिक खिंचाव के अवसर रहते हैं। कई बार जहाँ से ज़्यादा आप फोल्ड कर रहे हैं तो खिंचाव आ जाता है, कई बार कमर में खिंचाव आ जाता है। मेरे अभी आ गया 2-3 दिन पहले, बहुत परेशान रहा, उठने बैठने में बहुत दिक्कत रही, खड़े रहने में भी दिक्कत होती है। तो मेरे किस कारण से आया, मेरे तो कई बार जिन कामों को हम नहीं करते, जैसे अधिक वेट उठा लेना है, अब कोई नहीं है सपोर्टिंग के लिए, घर में कोई चीज़ जैसे पड़ी है रास्ते में, आपका मन क्या रहा है यार इसको उठाओ, तो आपने जोश में उठा दिया। अब ये इसके लिए तो क्या है, वही या तो वार्म अप करो या आपको बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल है। अब न तो बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल और न ही वार्म अप, तो ऐसी स्थिति में तो क्या है पेन होना ही है। तो ये जोड़ों में खिंचाव ला देती है और लयबद्ध स्ट्रेचिंग ज़्यादा करने से चोट लगने का भी डर रहता है। ज़रा से ज़्यादा आप स्ट्रेचिंग करोगे तो आपको गिर भी सकते हो, क्योंकि ऊतकों में ऊतक रहते हैं बॉडी के अंदर, एक ऐसा जाल बिछा रहता है ऊतकों का, चमड़ी के नीचे हड्डियों के और इसके बीच में पूरे तंतुए रहते हैं। तो उन ऊतकों में कई बार क्या है चोट आ जाती है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो चोट आ जाती है, ऊतक टूट जाते हैं। ये लिगामेंट भी ऊतकों से ही बने होते हैं, जिसके कारण तेजी से स्ट्रेच हो जाता है और मांसपेशी कुछ सेकंड के लिए ऐसी स्ट्रेचिंग में आ जाती है कि उसके संयोजी जो ऊतक हैं वो टूट जाते हैं। लचीलेपन के विकास की यह विधि अच्छी नहीं है। कौन सी? लयबद्ध विधि। ऐसा कहते हैं ज़्यादा तेजी में अगर आप काम कोई भी करोगे तो हर किसी की बॉडी इतनी परफेक्ट की नहीं है कि आप एक साथ ही, अब रामदेव बाबा का जो शरीर है, अब उसके अकॉर्डिंग आपने उसी जोश में अगर आप करने लगे तो क्या होगा, तोड़ लोगे कहीं ना कहीं से शरीर। वो तो आसन की कह रहा हूँ मैं, बाकी और सारी एक्सरसाइज हैं जैसे, तो उन सब के लिए आपको पहले स्लो स्तर पर, तो ये लयबद्धता है, फास्ट स्तर का वो है जिसमें ऊतकों को नुकसान पहुंच सकता है, जोड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरे नंबर की है मंद खिंचाव। मंद मीन्स कम है ना, मंद स्लो। इस विधि में जोड़ को धीमे धीमे अधिक सीमा तक खींचकर ले जाया जाता है। एक तो होती है वार्म अप हुए और सीधा आप अपने उसमें, ये क्या है शुरू से ही वार्म अप जैसी पोजीशन पे ही फ्लेक्सिबिलिटी आती रहती है। वार्म अप हो रहे हैं और संग के संग में ही आप अपने शरीर के जोड़ों को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। अच्छी विधि है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी, ज़्यादा ऊतकों में भी कोई परेशानी नहीं, लिगामेंट में कोई परेशानी नहीं, और अधिकतम सीमा तक पहुंचाने के बाद पुनः वापस मूल स्थिति में लाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अब मैं यहाँ खड़ा हूं, अब धीरे 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 करके मैं जहाँ लगा फिर मूल पे आ गया, रिलैक्स, फिर इधर जितना हो सकता है मैं मोड़ा मैंने, फिर रिलैक्स। अब फास्ट में आप करोगे तो मूल स्थिति पे आने में तो आप नहीं, आप तो लगातार आपने रोटेशन बना दिया, तो इसमें आप मूल स्थिति में आ जाता है मंद खिंचाव में, और धीरे धीरे करके और अधिकतम सीमा तक उसमें पहुंचा जा सकता है।
स्ट्रेचिंग स्थिति में जोड़ को रोकने की अवधि के बारे में। अब जो जोड़ है, अब इसको फोल्ड करने में जो समय की है वो अलग अलग लेखकों ने अलग अलग टाइम दिया है। जैसे जोड़ को 4 से 5 सेकंड के लिए, 6 से 12 सेकंड के लिए खिंचाव के बाद रोका जा सकता है। जैसे आपने खिंचाव किया, अब यहीं रुक जाओ आप। कई तो कहते हैं 4 से 5 सेकंड रुको, कई कह रहे हैं कि 6 से 12 सेकंड रुको। तो ये और अधिकतमों का मत यह है कि 10 से 30 सेकंड तक जोड़ को अधिकतम सीमा तक रोकने की सलाह देते हैं। अधिकतम जो राइटर हैं वो ये कहते हैं, जैसे आपने मान लो जमीन के हाथ लगाने बिना घुटनों को मोड़े, तो आप वहां जहां झुक गए हैं, यानी पूरा फोल्ड जो हो गया है, कमर का लें तो पूरा जहां फोल्ड हो गया है उस पोजीशन पे 10 से 30 सेकंड के लिए आप वहीं खड़े रहें। यानी एक बार आपकी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं उनको ये एहसास होते रहना चाहिए कि 10 सेकंड मैंने आपको जो आपकी ओरिजिनल स्थिति है उससे विपरीत स्थिति में आपको फोल्ड करके रखा है। फिर उसको क्या होगा कि वो फिर कभी ऐसा नहीं होगा, कभी उसको इस तरह से लोड देंगे तो उसके ऊपर ऐसा रहेगा कि हाँ मैं पहले भी इस तरह से इतना झुक चुका हूं। आदमी वही वाली स्टाइल है कि एक बार साइकिल चलाना सीख गए तो दोबारा कितने ही साल बैठो, मैं पहले चलाना सीख गया हूं, तो आदमी नॉर्मली पकड़ लेता है। तो ऐसे ही एक बार आप पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होकर कोई वर्क करेंगे इतने समय तक रुक के, तो इन फ्यूचर आप कभी भी मुड़ते समय ज्यादा आपकी बॉडी को, आपके जोड़ों को दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद है इसमें धीमे धीमे स्ट्रेच करने से मांसपेशी को अधिक समय तक स्ट्रेच करके रखा जाता है। अधिक समय तक इसको स्ट्रेच करके रखा जाता है धीमे धीमे, ठीक है। और मायोटेटिक रिफ्लेक्स अधिक क्रियाशील नहीं होता। तीसरा है मंद खिंचाव एवं स्थिरता की विधि। इस विधि में जोड़ को, जो जोड़ होते हैं, पॉइंट, कंधा है, हाथ हैं, घुटने हैं, हिप हैं, कमर है, इन सब का जो जोड़ है उनको फोल्ड करने को कहते हैं हम लचीलापन। उसको जितना मोड़ना चाहे मोड़ दें हम। तो जोड़ को धीरे धीरे उसकी अधिकतम सीमा तक स्ट्रेच करके कुछ सेकंड तक उसी स्थान पर स्थिर किया जाए और बाद में धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस लाया जाता है। स्ट्रेचिंग स्थिति में जोड़ को रोकने की अवधि के बारे में भिन्न भिन्न लोगों ने अलग अलग दे दिए हैं और कनाडा के अनुसंधानकर्ता ने समय को 1 मिनट तक रोकने के लिए भी कहा है। इन उपरोक्त सभी विधि में स्ट्रेचिंग के लिए, सभी विधि में, कौन कौन सी में, लयबद्ध वाली में भी, मंद जो खिंचाव विधि है उसमें, और मंद खिंचाव एवं स्थिरता विधि में भी आप बाह्य व्यक्ति की सपोर्ट ले सकते हैं या उपकरणों का। जैसे आप किसी मशीनरी से अगर अपने आप को कहीं खिंचाव कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, लचीला बना रहे हैं शरीर को, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग व्यायामों को विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। अब इसके बाद एक चौथी विधि है साहब, ये सबसे कारगर और आधुनिक युग की विधि है, वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं इसको, PNF विधि। नंबर 4 की जो है PNF विधि। PNF से तात्पर्य है प्रोप्रेक्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटीज, यानी आपके दिमाग को और मांसपेशियों को एक साथ जोड़े रखकर, मतलब दिमाग को एक्टिव रखकर और फिर जो खिंचाव होता है उसको हम PNF विधि कहते हैं। यह लचीलेपन विकास की सर्वोत्तम और आधुनिक विधि है। कौन सी विधि? PNF। इसमें जोड़ों की गति को अधिकतम स्थिति पर विकसित किया जाता है और यह तीनों विधियों में इस विधि को सबसे उत्तम बताया है। इस विधि से
तंत्रिका मांसपेशियों में उत्तेजना विकसित होती है। तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना आती है, मांसपेशियों में उत्तेजना आती है। इस पीएनएफ स्ट्रेचिंग विधि में शरीर में विशेष संवेदी ग्राहकों की उत्तेजना पर यह आधारित होती है। स्ट्रेचिंग की इस तकनीकी को लचीलेपन विकास के लिए अच्छे से उपयोग में लाया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम मांसपेशियों द्वारा 6 से 7 सेकंड के लिए गतिहीन संकुचन क्रिया की जाती है, बिना किसी उसके एक्टिविटीज के 6 से 7 सेकंड के लिए गतिहीन। इसके पश्चात मांसपेशियों को अधिकतम सीमा तक स्ट्रेच कराया जाता है और 8 से 10 सेकंड तक जोड़ को अधिकतम परास स्थिति तक ले जाया जाता है। इससे प्रत्येक मांसपेशी महसूस हो और ऊतकों में दर्द हो, यानी बॉडी के प्रत्येक अंग के लिए यह विधि कारगर है। कौन सी? पीएनएफ विधि। इससे शिथिलन और 30 सेकंड के समय में इसको लास्ट रखा जा सकता है। पीएनएफ स्ट्रेचिंग की को बाह्य सहायता और बिना बाह्य सहायता दोनों के साथ किया जा सकता है। यानी यह विधि सबसे सफल विधि है, यह आधुनिक विधि है। इसके करने से व्यक्ति के अंदर पूरे उसके सभी अंगों को एक्सरसाइज हो जाती है, सब में ही स्ट्रेच आ जाती है, सब में ही लचीलापन आ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्ट्रेच विधि का सबसे अच्छा काम है वो यही पीएनएफ विधि, जो और 3 विधि हैं उनसे सबसे बेटर इसकी रिपोर्ट है। अब इसकी कुछ सावधानियां हैं, या कि भाई इसको किस तरह से करें नहीं तो हानि होने का भी डर है। कौन सी को? पीएनएफ विधि को। नंबर 1, खिंचाव व्यायामों को झटके के साथ नहीं करना। झटका कैसे कहते हैं? जैसे आप कंधे का कर रहे हैं तो एक साथ यूं नहीं करें, बड़े आसानी से जितना होल्ड हो रहा है उतना, क्योंकि इस कंधे के साथ साथ में आपकी कमर का भी हो रहा है, दोनों, क्योंकि ये यहां से और यहां से दोनों ही साइड से कंधे हो रहा, तो बड़े स्लो मूवमेंट में, क्योंकि तेज झटका उसको अपनी जगह से हटा सकता है। कंधे का जो जॉइंट है, मान लो इसमें झटका दे दिया तो वो आपकी ओरिजिनल जो पोजीशन है उससे हट सकता है, और उससे हटना मीन्स दर्द चालू हो जाएगा, कोई ऊतक हट जाएगा, किसी तरह मांसपेशी में खिंचाव आ जाएगा, आपको परेशानी क्रिएट हो जाएगी, आप बेड पे भी पकड़ सकते हैं। नंबर 2, खिंचाव व्यायामों को धीमी गति से करना चाहिए। वही है, जब झटका नहीं देंगे तो धीमी गति से, स्लो प्रोसेस में। नंबर 3, खिंचाव व्यायामों में लयबद्धता हो। सबसे बड़ी बात यही है कि जितने भी हम फ्लेक्सिबिलिटी के कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं उनमें लयबद्धता होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूएशन, रुके नहीं। क्योंकि रुकने के बाद क्या है, बॉडी के अंदर फिर दर्द होने लग जाता है और बॉडी मूवमेंट में आने से दिक्कत। एक बार पहले वार्म अप जरूर हो जाओ स्लो स्तर पे, और जब वो कंटिन्यूएशन में आ जाए तो लगातार आपको सारे स्टेप करने चाहिए जितने भी आप जोड़ों का अभ्यास कर रहे हैं लचीला बनाने। अधिकतम परास के बाद जोड़ों को स्ट्रेच कराना चाहिए, जितना हो सके उतना। पूरी लास्ट स्टेज तक आपको एक बार फोल्ड करना, लचीला बनाना हर जोड़ को आवश्यक है। लचीलेपन के लिए व्यायामों को वार्म अप के पश्चात ही करना चाहिए, सीधी सी बात है। वार्म अप की रिक्वायरमेंट मैंने पहले भी बताई आपको कि बिना वार्म अप के अगर आप कोई व्यायाम स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी हानि उसी तरह से है जैसे पाठ को पढ़ाने से पहले प्रस्तावना प्रश्न नहीं पूछे। यानी आपने अपनी बॉडी को विश्वास में नहीं लिया, सीधा मैदान में उतार दिया, जाते ही कह दिया आज मैं इस पाठ को पढ़ाऊंगा। अब बच्चे को इंटरेस्ट हुआ नहीं हुआ, मैंने अरे यार पकाएगा मास्टर, तो पकाने वाले गुरुजी आज पकाएंगे, हमें सब्जी बना के नहीं पकाएंगे, यानी हमें इस तरह का ज्ञान देंगे। और जब आप उसको इस तरह से सीधा करके उनको विश्वास में लेके यार पढ़ा लें तो क्या बाद में खेल लेंगे, कहाँ साहब पढ़ा लो पहले फिर खेल लेंगे, लाओ, तो वो विश्वास वाली। तो ऐसे ही वार्म अप है विश्वास, बॉडी को विश्वास में लेने वाली बात।
इसके बाद है लचीलेपन के लिए व्यायामों को साथी के साथ करना हितकर होता है। पार्टनर की रिक्वायरमेंट यह है कि कई बार क्या होता है कि आपको जितना फोल्ड अप अपने शरीर को करना होता है सिंगल हैंड नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी सी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है आपको। अब वो थोड़ी सी सपोर्ट मिलती रहे, लगातार आप उसको कंटिन्यूशन में 5 से 7 बार करेंगे, सपोर्ट हट जाएगी, फिर कह देंगे अब हट जाओ मेरा, क्योंकि बॉडी फिर अपना स्थान बना लेती है। वो जो मांसपेशियां हैं वो अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल कर लेती है भाई, क्योंकि इससे पहले भी उसने इतना किया है, नेक्स्ट टाइम वो क्या है ऑटोमेटिक इतना डिग्री पर घूम ही जाएंगी। खिंचाव के व्यायामों को थकान की स्थिति में नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्यादा थक गए हैं, बहुत ही ज्यादा शरीर में आपको ऐसा लगने लगा कि अब नहीं होगा, फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको परेशानी देंगे, किसी तरह से कोई ज्यादा आपको खिंचाव हो जाएगा या आप गिर भी सकते हैं, चोटिल भी हो सकते हैं। वार्म अप के पश्चात ताजी स्थिति में लचीलेपन के व्यायामों को करना चाहिए। वैसे जो व्यायामों का कहा है ताजी स्थिति से तात्पर्य है इस तरह के एनवायरनमेंट में आप उस वार्म अप को करें जहां स्वच्छ हवा आती हो, खुला हो, जिससे आपको वार्म अप करने में ऑक्सीजन की वो भी अधिक से अधिक आप ग्रहण करें। 13 से 14 वर्ष की उम्र तक लचीलेपन का अधिकतम विकास किया जा सकता है। ये जो मांसपेशियां हैं एक निश्चित अवधि तक ही आपकी नाजुक रहती है, उसके बाद ये कठोर हो जाती है, फिर इनको करोगे तो टूट जाएंगे, फिर इनमें से लचक चली जाती है, इनके अंदर जो ग्रीस है, इनके अंदर जो ऑयल रहता है, वो सारी चीजें चाहे हड्डियां हैं चाहे मांसपेशियां हैं, सभी एक उम्र विशेष तक वो फ्लेक्सिबल ज्यादा रहती हैं। बीमारी अथवा चोट के हालात में खिंचाव व्यायामों को नहीं करना चाहिए। ये तो वैसे ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई लोग करे साहब एक्सरसाइज तो रोज करना चाहिए, तबीयत खराब है, नहीं, उससे क्या होगा, क्योंकि जब बॉडी आपके साथ नहीं दे रही है और आप रेगुलरिटी के चक्कर में कर रहे हो तो आपके और अदर अंग डिफेक्टेड हो जाएंगे। भाई एक चीज को संवारने के लिए ये भी तो है कि बॉडी को परमिशन तो सबकी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना परमिशन के तो उसको संभव ही नहीं है कि वो पूरा वर्क कर सके। और फिर है खेलों के अनुसार खिंचाव के विशिष्ट व्यायामों को करना चाहिए। जिस तरह का आप खेल खेलने में व्यायाम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को करना चाहिए। लचीलेपन के व्यायामों को दिन में 2 बार एवं पुनरावृत्ति 10 से 15 बार के मध्य क्षतिपूर्ति के मध्य होनी। पुनरावृत्ति का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पुनरावृत्ति बार बार करना, क्योंकि आप एक बार में उस लक्ष्य को नहीं पा सकते। अगर एक साथ झटके के साथ करोगे तो आपको नुकसान क्रिएट हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात जो है वो कहने की स्लो स्तर पे करें, बिना किसी दबाव के, तनाव के, दुख के, तकलीफ के इनको करें व्यायाम को, क्योंकि अगर आपको किसी तरह का शरीर में और पीड़ा है तो इसको व्यायाम को नहीं करें। तो अभी हमने आपको बताया कि इसका विकास कैसे होगा, तो इसमें विकास की कई से वो वाली बात बताई, लयबद्ध खिंचाव की विधि है, मंद खिंचाव की विधि है, और मंद खिंचाव में स्थिरता विधि है, और PNF विधि है। इनके माध्यम से हम सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।